हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबुलर फंक्शंस। बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट देम, लेट्स जस्ट लुक एट दिस बेसिक प्रिंसिपल। देखो, हमने प्रीवियस एक लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। मान लो इस कंटेनर में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब कि यहाँ से जो रेड सोल्यूट्स है वो मूव नहीं हो सकते, सिर्फ वाटर मूव हो सकता है। सो वाटर आप देखो तो यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। सो वाटर क्या करेगा, अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपने लो की तरफ मूव करेगा। तो जो वाटर है वो यहाँ मूव हो गया, राइट। सो वाटर हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मूव करता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जहाँ ज़्यादा सोल्यूट होते हैं। सो इसी प्रिंसिपल को जो मैंने कंटेनर बताया था इसको आप यहाँ पर अप्लाई करो कि मान लो ये जो दो कंटेनर है वो इस तरफ प्लेस्ड है और इसको आपको इमेजिन करना है कि ये ग्लोमेरुलस जो ब्लड वेसल्स है ये एक कंटेनर है और सेकंड ये है बोमेंस कैप्सूल का एक कंटेनर है, राइट। सो जो ब्लड होगा इस ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में उसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, तो उसको हमने बोला प्लाज्मा ओस्मोलारिटी। और यहाँ से जो ब्लड फिल्टर होकर यहाँ पर आएगा, सो कुछ सोल्यूट्स है वो ज़्यादा आ सकते हैं या फिर सोल्यूट कम आ सकता है, वाटर चेंज हो सकता है, राइट। सो जो फिल्ट्रेट बनता है उसका भी कुछ अलग कंसंट्रेशन होगा, राइट। तो उसको हमने बोला ट्यूबुलर फिल्ट्रेट ओस्मोलाइटी। और हम इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं। रेशियो में ऊपर कौन सी चीज़ है, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, और नीचे क्या है, प्लाज्मा ओस्मोलाइटी, राइट। सो हम इस रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं नेफ्रॉन के, ये जो नेफ्रॉन है उसके अलग अलग हिस्सों में ये रेशियो किस तरह बिहेव करता है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले रेशियो को पढ़ लेते हैं। रेशियो किन के बीच में है, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट ओस्मोलाइटी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ओस्मोलाइटी। अगर दोनों की ओस्मोलाइटी सेम है तो जो रेशियो आएगा वो आएगा आइसोटोनिक, सेम एज प्लाज्मा। अगर यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट की ओस्मोलाइटी ज़्यादा है, देन हाइपरटोनिक। और अगर प्लाज्मा की ज़्यादा है ट्यूबुलर फिल्ट्रेट से तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक, राइट। सो जो भी कंसिडरेशन है वो ट्यूबुलर फिल्ट्रेट के कंपैरिजन में हो रही है। नाउ अभी पिकुलर चीज़ है कि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पर जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेट बनता है। अब फिल्ट्रेट में कौन सी चीज़ें आती है, राइट। उससे पहले हम बढ़ेंगे कि यहाँ जो ब्लड होता है उसमें क्या कंपोजिशन है, राइट। सो ब्लड में होते हैं हमारे पास फ्लूइड मीडियम जो कि है प्लाज्मा, और सेल्स होते हैं जो कि है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी। तो क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये तीनों चीज़ यहाँ फिल्ट्रेट हो जाती है? नहीं। जो बड़े सेल्स होते हैं आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ये फिल्टर होकर यहाँ नहीं जाते, वो यहाँ आते हैं मूव करके वापस इसी कैपिलर्स के थ्रू वापस चले जाते हैं, राइट। सो आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी वो सब नहीं आएंगे। तो क्या प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स है वो फिल्टर होके आते हैं? नहीं, वो भी नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन्स भी फिल्टर नहीं होते, वो भी यहाँ से चले जाते हैं। तो बच्चे कौन सी चीज़, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। सो फिल्टर यहाँ कौन होता है, सिर्फ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। प्रोटीन फिल्टर नहीं होता, आरबीसी फिल्टर नहीं होता। ये है नॉर्मल कंडीशन। अभी डिजीज या एबनॉर्मल चीज हम पढ़ेंगे। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मैंने बहुत बार बताया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो नॉर्मली प्रोटीन है वो फिल्टर नहीं होने चाहिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन्स फिल्टर होकर यूरिन में आ जाते हैं। इसलिए पेशेंट को क्या होता है, प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन्स का आना, राइट। सेकेंड डिजीज है हमारे पास जहाँ पर आरबीसीज लीक करते हैं। नॉर्मली आरबीसीज लीक नहीं करने चाहिए, लेकिन नेफ्रिटिक सिंड्रोम में, पहला वाला नेफ्रोटिक था, सेकेंड था नेफ्रिटिक सिंड्रोम में क्या लीक होता है, जो रेड ब्लड सेल्स है वो यूरिन में आता है, तो इससे क्या होता है, हिमेट यूरिया, ब्लड इनसाइड द यूरिन। सो दिस वाज नेफ्रोटिक एंड नेफ्रिटिक सिंड्रोम, राइट। सो नॉर्मली क्या फिल्टर होता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। सो अब हम रेशियो देखेंगे कि नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में कितना फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा ज़्यादा होता है। देखो, स्टार्टिंग से मान लो यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये ब्लड जाएगा ग्लोमेरुलस में। अभी यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होगा उसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों इक्वली फिल्टर होंगे, राइट। सो इसीलिए जो कंसंट्रेशन ब्लड का यहाँ पर होगा वही सेम इस फिल्ट्रेट के अंदर होगा। इसीलिए ग्लोमेरुलस जो है वो आइसोटोनिक है जहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिर ये वाला जो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, राइट। सो हमने बोला कि यहाँ से यहाँ जो फिल्टर था ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में वो आइसोटोनिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ फिल्ट्रेशन में आयंस और प्रोटीन दोनों सेम अमाउंट में मूव करते हैं, इसीलिए
यहाँ जितने आयंस होंगे उतने ही आयंस यहाँ पर भी होंगे। डन। सेकेंड, जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है उसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ का जो यूरिन है वो वापस ब्लड में जाएगा। सो इस मूवमेंट में भी सेम वाटर और आयंस दोनों इक्वल अमाउंट में जाते हैं। सो यहाँ से जो वाटर आयंस है वो सारे इक्वल अमाउंट में जाएंगे, इसीलिए पीसीटी का भी जो कंसंट्रेशन है वो आइसोटोनिक होगा। मतलब पीसीटी, जब ये जो पीसीटी है उसमें जो नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेट है और जो ब्लड में प्लाज्मा है उसका कंसंट्रेशन सेम है, इसीलिए ट्यूबुलर फिल्ट्रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ऑस्मोलिटी दोनों सेम है, आइसोटोनिक आया। क्यों? क्योंकि वाटर और सोल्यूट दोनों इक्वली मूव कर रहे हैं। सेकेंड, अब डिसेंडिंग थिन सेगमेंट, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो डिसेंडिंग थिन सेगमेंट है इसमें से सिर्फ वाटर ही बाहर निकलता है, जबकि असेंडिंग सेगमेंट से सिर्फ आयंस बाहर निकलता है। और यहाँ से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट यहाँ तक सिर्फ आयंस बाहर निकलते हैं। सो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, पूरा इतना जो एंड का एरिया है उसमें से आयंस बाहर निकलते हैं, जबकि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें से सिर्फ वाटर निकलता है, राइट। सो अगर ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में देखो रेशियो में क्या था, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट अबोव था और नीचे था प्लाज्मा, राइट। सो हम देख लेंगे कि ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या हो रहा है, उससे हम रेशियो निकाल लेंगे। सो यहाँ से ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, ये जो नेफ्रॉन है उसमें से वाटर जा रहा है, राइट। सो कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा, राइट। सो ग्रेटर देन 1 आ गया क्योंकि वाटर निकल गया, सो हाइपरटोनिक हो गया। फिर यहाँ पर बहुत सारा वाटर निकला, उसके बाद यहाँ क्या होगा कि आयंस निकल रहे हैं, राइट। सो अभी जो हाइपरटोनिक से वापस नीचे आएगा कहाँ तक, आइसोटोनिक तक। सो थिक असेंडिंग लिम्ब में आइसोटोनिक, उसके बाद अगर ज़्यादा आयंस निकाल देंगे हम डीसीटी में तो तो आइसोटोनिक से और नीचे आ जाएगा हाइपोटोनिक तक। और एंड में अगर हम आयंस निकालते ही जाएंगे, सो नेफ्रॉन से अगर आयन निकालते जाएंगे तो नेफ्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक जगह हाइपरटोनिक है। देखो, अगर इस नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट में एक हार्मोन होता है एंटी डाइल्यूटिंग हार्मोन, अगर एडीएच यहाँ पे एक्ट करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर वाटर चैनल्स बन जाएंगे, जिससे कि वाटर जो है वो ब्लड में मूव कर जाएगा, राइट। सो अगर एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा तो फिर ये ट्यूबुलर फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और हाइपरटोनिक हो जाएगा, राइट। सो कलेक्टिंग डक्ट प्लस एडीएच देन हाइपरटोनिक ग्रेटर देन 1। अगर एडीएच नहीं आएगा तो सेम वही होगा कि यहाँ से जो आयंस निकल रहे हैं वो एंड तक आयंस बाहर निकलते रहेंगे, जिससे कि हाइपोटोनिक हो जाएगा, राइट। सो ये था अलोंग द नेफ्रॉन। अभी इसको ज़्यादा समझेंगे एक ग्राफ की हेल्प से। देखो, मैंने बोला था इनिशियली हम इसको 1 मान ले, देन जो ब्लड आ रहा है और जो बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट बना उसका कंसंट्रेशन सेम है, सो आइसोटोनिक। फिर पीसीटी में जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो भी जो वाटर और सोल्यूट दोनों का हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर भी कंसंट्रेशन इक्वल। अभी डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर बाहर निकल रहा है तो यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड बनेगा, इसलिए ऊपर हाइपरटोनिक। फिर यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब में आयंस बाहर निकल रहे हैं, राइट। आयंस बाहर निकलेंगे सो कंसंट्रेशन कम हो रहा है, सो धीरे धीरे ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो एंड होगी तब तक आ जाएगा आइसोटोनिक में। उसके बाद अगर ज़्यादा आयंस निकालते जाओ डीसीटी से देन ये नीचे जाता जाएगा हाइपोटोनिक की तरफ, राइट। अगर एडीएच आएगा तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। सो ये वाला ग्राफ है वो विथ एडीएच है, और एडीएच नहीं होगा तो आयंस निकलते जाएंगे, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और ये विदाउट एडीएच है। डन। सो अब हम मैक्सिमम एंड मिनिमम टोनिसिटी पॉइंट, टोनिसिटी मतलब कंसंट्रेशन पॉइंट्स समझेंगे। सो विथ एडीएच, अगर एडीएच होगा तो हमारा ग्राफ कौन सा है, ये वाला, राइट। विथ एडीएच जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, विथ एडीएच जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन या मैक्सिमम टोनिसिटी होगी वो होगी एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। मीन्स यहाँ पर देखो एडीएच आएगा, सो ये कंसंट्रेशन यहाँ एकदम ऊपर चला जाएगा, राइट। सो तो हमने मार्क कर दिया विथ एडीएच ए मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। और मिनिमम कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पर ये जो है एंड ऑफ द डीसीटी है, ये वाला बी, राइट। सो ये हो गया बी। सो मिनिमम कंसंट्रेशन यहाँ पर, क्योंकि आयंस यहाँ तक बाहर निकले उसके बाद एडीएच ने काम करना स्टार्ट कर दिया। सो मैक्सिमम कंसंट्रेशन विथ एडीएच ये, और मिनिमम कंसंट्रेशन ये वाला। अभी
विदाउट एडीएच का हमारा ग्राफ है ये वाला। सो विदाउट एडीएच मिनिमम कंसंट्रेशन यहाँ से भी इतना नीचे जाएगा, राइट। सो ये हो गया हमारा सी पॉइंट की एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक के एंड पर ये वाला जो पॉइंट है वो मिनिमम कंसंट्रेशन, राइट। और मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या हो गया, ये वाला, राइट। सो टिप ऑफ लूप ऑफ हेनली की जो टिप है यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाएगा विदाउट एडीएच। ओके। सो अभी एडीएच का फंक्शन क्या था समझो पहले। एडीएच का फंक्शन था, सॉरी, एडीएच का फंक्शन था कि कलेक्टिंग डब से वाटर रीअब्सॉर्प्शन करवाना, राइट। सो अब हम इसका क्लिनिकल कोरिलेशन समझेंगे कि अगर एडीएच बढ़ गया तो क्या होगा और कम हो गया तो क्या होगा। एडीएच अगर बढ़ जाता है तो उस डिजीज को हम बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, SIADH। और एडीएच कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिटस, राइट। ये डायबिटीज मेलाइटस जो क्लासिकल डायबिटीज होता है उससे टोटली डिफरेंट है, सिर्फ डायबिटीज नेम ही सेम है, राइट। सो ये हो गया डायबिटीज इंसिपिटस। अभी अगर एडीएच कम होगा तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो सारा यूरिन में लॉस्ट हो जाएगा, राइट। सो डाइल्यूटेड यूरिन, क्योंकि उसमें ज़्यादा यूरिन है, हाई यूरिन आउटपुट या फिर डाइल्यूटेड यूरिन होगा। अभी सारा वाटर यूरिन में वेस्ट हो रहा है, राइट। सो बॉडी में फ्लूइड का डेफिशिएंसी हो जाएगा। सो डायबिटीज इंसिपिटस में क्या होगा कि बॉडी में जो वेसल्स है उसमें मान लो मैं इसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि फ्लूइड कम हो गया है, राइट। सो अगर फ्लूइड कम हो गया क्योंकि वो सारा यूरिन में वेस्ट हो रहा है, सो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, राइट। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल की वॉल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो कि जब ब्लड प्रेशर कम होता है तब हार्ट रेट बढ़ जाती है। देखो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सो मान लो जब भी ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी में जो फ्लूइड है वो कम हो गया, राइट। सो मान लो पहले कुछ फ्लूइड था X, ये नॉर्मल फ्लूइड है। अभी ब्लड प्रेशर कम हो जाने के बाद फ्लूइड हो गया X-3, कम फ्लूइड है, राइट। सो जब बॉडी में नॉर्मल फ्लूइड था तब जो हार्ट जिस रेट से पंप करता था वो इनफ था उतने फ्लूइड को पूरे ही बॉडी में पहुंचाने में। लेकिन अब जब फ्लूइड कम है तो हार्ट को ज़्यादा बार बीट करना पड़ेगा तब वो जो कम फ्लूइड है वो पूरे बॉडी में प्रॉपर पहुंचा सके, पूरे बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके, राइट। इसीलिए जब बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर कम होता है तभी हार्ट रेट बढ़ जाती है उसको कंपनसेट करने के लिए, राइट। सो यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम हुआ जिससे हार्ट रेट बढ़ जाएगा, राइट। और ये डाइल्यूट यूरिन है इसलिए जो यूरिन की डेंसिटी है वो कम है। और यहाँ पर अगर जो वॉल्यूम है फ्लूइड का ब्लड वेसल्स में कम हो गया तो इससे होगा हाइपरनेट्रीमिया, राइट। इसका सेम उल्टा सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन। जब एडीएच बढ़ जाता है तब क्या होता है कि एडीएच बढ़ गया तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया है, फ्लूइड का ओवरलोड हो जाएगा बॉडी में। अभी इसका डायग्राम होगा कुछ ऐसा कि फ्लूइड ओवरलोड हो गया है जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, राइट। सो अभी सेम वही कंपनसेशन होगा कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, जहाँ जैसे यहाँ पर ये दोनों इनवर्स थे, राइट। यूरिन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी क्योंकि कंसनट्रेटेड है। एंड सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा हाइपोनेट्रीमिया क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड है, जो फ्लूइड का कंसनट्रेशन बढ़ गया सो सोडियम का कंसनट्रेशन अपने आप कम हो गया, राइट।